नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये जो नई वाली डिजिटल करेंसी लेकर आई है सरकार, इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन है। कैसी करेंसी होगी, कैसी नहीं होगी। कुछ लोग समझ रहे हैं पेटीएम जैसा होगा, कुछ लोग समझ रहे हैं जीपे जैसा होगा, कुछ लोग समझ रहे हैं यूपीआई आईडी से भुगतान होगा, जैसा आप लोग मुझे करते हैं। करना चाहें तो यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कुछ लोग कुछ और अंदाज़ा लगा रहे हैं, और कई चिप वाले चैनल जो पहले नोट में चिप वगैरह की कहानियाँ बताया करते थे, उनके अपने अलग फार्मूले हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि आरबीआई ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उसकी क्रिप्टो करेंसी कैसी होने वाली है, ई रूपी कैसा होने वाला है। लेकिन ई रूपी को लेकर पूरी दुनिया में धूम है। दुनिया के करीब करीब सारे देश ई रूपी पर जा रहे हैं। इसको लेके एक अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहा है। एक संस्था है बहुत बड़ी जो ई रूपी को लेकर लगातार सारे देशों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। जैसे कि आपको याद होगा, एक कोऑर्डिनेशन भविष्य की महामारी को लेकर क्या हो सकता है, इस बात को लेकर बिल गेट, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी सरकारें और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने एक सम्मेलन किया था जो मेरे ख्याल से 21 समथिंग करके उसकी वेबसाइट है। वो आपको मैं अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ये ठीक उसी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय लॉबी है, संगठन है, संस्था है, जो ये जो परंपरागत कागज़ के नोट हैं, करेंसी है, इसको ख़त्म और नष्ट कर देना चाहती है। कौन सी संस्था है, कैसी संस्था है, क्या कहानी है, और जो अभी तक के इनपुट्स आए हैं उनके आधार पर भारत का जो नोट होगा वो कैसा होने वाला है, ई रूपी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे और उसका व्यवहार आप कैसे करेंगे, इसकी जो नज़दीकतम तस्वीर आपके लाने की कोशिश करूंगा आपके सामने। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस आता हूँ। ये नई वाली क्रिप्टो करेंसी क्या होने वाली है, जो हमारा ई रूपी होने वाला है, क्या होने वाला है। अभी तक हम लोग जो समझ रहे हैं वो यही समझ रहे हैं कि ऐसे हम मोबाइल से पेमेंट किया करेंगे, मोबाइल से पेमेंट लिया करेंगे। लेकिन होगा यही एग्जैक्टली कि आप मोबाइल से ही पैसे देंगे, मोबाइल से ही पैसे लेंगे। लेकिन ये पैसे मोबाइल से कैसे जाएंगे, ये पीछे का सिस्टम सरकार बदलने वाली है। कल सरकार ने एक बात बजट भाषण के दौरान कही कि भारत की क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने आप में कंप्लीट टेक्नोलॉजी है, और जिसके ज़रिए कोई भी इस टेक्नोलॉजी में ना तो घुस सकता, ना दूसरे की जानकारी पता लगा सकता। यानी भारत सरकार जो रुपया लेकर आएगी, उस रुपये को अगर ईमानदारी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनाती है तो भारत की सरकार एक बार रुपया बना देगी तो उसके बाद में उस रुपए में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। ये समझा जा सकता है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होगी। यानी कि जैसे कि आज आप कागज़ का नोट एक बार प्रिंटिंग प्रेस में छाप के जनता के हाथ में पकड़ा देते हैं, उसके बाद वो नोट उधर होता है, इधर नहीं आ सकता। इसी तरह से ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अगर हमारा देखिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है CBDC, इस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है और ज़्यादातर वीडियो जो आ रहे हैं वो CBDC के बारे में ही आ रहे हैं। लेकिन भारत में जो सरकार लेके आ रही है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसलिए ये बड़ी बात है कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप कितना रहता है, ये सवाल सोचने वाला है, पहली चीज़। दूसरा, ये ट्रैवल कैसे करेगा पैसा, पैसे का रूट क्या होगा। अभी आप भुगतान करते हैं, मैंने 10 रुपए की मान लीजिए टॉफ़ी ख़रीदी, दुकानदार के यहाँ एक बारकोड लगा हुआ है, उसमें मैंने फ़ोटो खींचा और वो पैसा दुकानदार के पास चला गया। लेकिन पैसा मैं नहीं देता हूँ दुकानदार को। एक बात याद रखिएगा, मैं जब दुकानदार को पैसा देता हूँ तो मैं दरअसल दुकानदार को पैसे ना देकर अपने बैंक को एक निर्देश दे रहा होता हूँ कि दुकानदार के बैंक को आप भुगतान कर दीजिए 10 रुपए का।
और वो जो 10 रुपये का भुगतान होता है वो उसका बैंक दुकानदार का उसको बताता है कि हाँ जी आ गए 10 रुपये, टंग टंग म्यूजिक बजता है, उसके साथ में उसकी एक टिक मार्क आ जाता है, पैसे मिल गए आपके। लेकिन अब जो सरकार नई डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रही है, उस करेंसी में ये होगा कि वो पैसा सीधा का सीधा मेरे पास ही रहेगा, वो मेरे पास मेरे मोबाइल में ही पैसा रहेगा, वो पैसा किसी बैंक के पास नहीं रहेगा, बैंक बाईपास हो जाएगा। मैंने यहाँ से कोड भेजा है आपके मोबाइल में और वो आपके मोबाइल में पैसा चला जाएगा, आपका हो जाएगा। इसमें बीच में बैंक नहीं रहेंगे। अभी जो आज की तारीख में जो किसी भी तरह का लेन देन करने की अनिवार्यता है अदर देन कैश, वो अनिवार्यता ये है कि आप बैंक के ज़रिए बैंक को ही पैसे देते हैं। आप व्यक्ति को केवल कैश ही दे सकते हैं। मैं आपको अगर कैश दे सकता हूँ, मैं आपको बैंक के ज़रिए और कोई भुगतान डिजिटल नहीं कर सकता हूँ। आने वाले समय में मैं जैसे कैश आपको कागज़ देता हूँ, वैसे ही मैं आपको सरकार का दिया हुआ क्रिप्टो करेंसी वाला कॉइन दूंगा। इसको और सरल तरीके से समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कागज़ का नोट एक बार मेरे पास आ गया, मेरा हो गया, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक बार मेरे पास आ गई, मेरी हो गई। मेरे पास से खो गई तो मेरे पास से खो गई। अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या क्रिप्टो करेंसी साथ की साथ चलेगी, ये ई रुपी या कागज़ वाला नोट ख़त्म कर दिया जाएगा? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा इंटरनेशनल होना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी इतनी लोकल और इतनी सिंपल नहीं है। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा अलायंस काम कर रहा है, बेटर देन कैश। बेटर देन कैश एक ऐसा अलायंस है जो पूरी दुनिया को डिजिटल बनाने के लिए ज़ोर लगा रहा है। रूपे जैसी संस्था के लोग कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा चुनौती इस रुपए को ख़त्म करना है। इस रुपए को हम अपना दुश्मन मानते हैं। रुपए मतलब करेंसी को, कागज़ के नोट को वो ख़त्म करना चाहते हैं। बेटर देन कैश अलायंस जो है एक बड़ा अलायंस है जो यूनाइटेड नेशंस में बेस्ड है। अब आप समझिए कि दुनिया को एक साथ एक तरीके से एक रास्ते पर एक ही अंदाज में ले जाने का ये काम चल रहा है। इसको मैं खेल भी कह सकता हूँ। और इसमें जो है इसमें बहुत सारी की सारी गवर्नमेंट्स हैं इसमें शामिल, बेटर देन कैश अलायंस में। इसमें कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे बिल गेट्स साहब की संस्था है, और भी संस्थाएं हैं, कौन कौन से हैं वो पता नहीं। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कैश और डिजिटल पेमेंट जो वाले जो हैं, नोटों की जगह ये सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में करना चाहते हैं। इनकी कहानी ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस अलायंस को इस तरह से डिज़ाइन कर रही है ये अलायंस कि इसमें सबका भला हो। भाई सरकार को क्या पड़ी है, ये काम करेगी, लेकिन सरकारें इसमें रुचि दिखा रही हैं। दुनिया भर की करीब 15 देशों की सरकारें ऐसी हो गई हैं जिन्होंने, चाइना इसको अप्रूव कर चुका है, यूरोपियन यूनियन इसको अप्रूव कर चुका है, अब भारत भी अप्रूव कर चुका है। तो ऐसे 15 देश हैं जो बाकी अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। 15 देश घोषणा कर चुके हैं कि भैया हम अपनी अपनी डिजिटल करेंसी लाएंगे। अलग बात है ब्रिटेन डिजिटल करेंसी लाया, कुछ चवन्नी में उसे नहीं पूछ रहा। भारत की बात अलग है। हम पे ना पूछने का तो हमारे यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे यहाँ तो लोग थाली भी पीटना हो, मोमबत्ती भी जलानी हो तो उसको भी खुशी खुशी धारण करते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी है। हमको सरकार जो कहते हैं उसकी वजह है हमारा जो सरकार का 75 साल का अनुभव है भारत में। उस 75 साल के अनुभव में जो भी सरकारें आई उन्होंने हमको अपनी सरकार लगती रहीं। पीछे से वो किसकी रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमें अपनी लगती नहीं, इसलिए हम उन पर भरोसा करते रहे हैं। और यही वजह है कि ये जो सरकारें हैं आज की तारीख में, वो जब दोबारा से ये करेंसी लेके आएंगी तो ब्रिटेन में भले ही ठुकरा दिया गया हो, जैसे हमारे यहाँ जो भी चीज़ आती है, कोरोना की चीज़ें आएँ या जो भी चीज़ें आएँ, उनको हम सिरोधार्य करते हैं, वैसे ब्रिटेन में लोग नहीं कर रहे हैं। तो ब्रिटेन में बहरहाल उनके यहाँ पे ये करेंसी एक कोने में पड़ी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब आएगी तो आप मान के चलिए बहुत सारे लोग गर्व से उसको लेके घूमेंगे, जैसे कि गुलाबी नोट 2000 का रखना अपने आप में गौरव का विषय था। अब आते हैं कि इस करेंसी के आने में सरकार इतनी रुचियाँ क्यों ले रही हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं ना, इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं, पूरी भारत की नहीं पूरी दुनिया की,
उनको बड़ी तकलीफ़ इस बात से है कि जब भी धोबी पछाड़ देते हैं, भारत को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिकली, ये फिर से खड़ा हो जाता है। ये बड़ी आसानी से सारी की सारी मुसीबतों से निकल आता है। जितनी भी मंदियां दुनिया में आती हैं, भारत में आती हैं, भारत फिर खड़ा हो जाता है। याद कीजिए पिछली मंदी में क्या हुआ था। तो उसके कारण उनको बड़ी तकलीफ़ें हैं और उन्हीं तकलीफ़ों के कारण वो क्या चाहते हैं कि दुनिया में करेंसी डिजिटल हो जाए, कागज़ के नोट ख़त्म हो जाएं। इसीलिए जब हमारी मोदी जी की सरकार थी, जब ये आई तो उसने पहला काम ये किया कि आपकी जो सरकार भारत में जो है, पहले ये कैश हटाओ। क्योंकि पिछली मंदी में जब सारी इकोनॉमी डूब गई थी, लेकिन जो काला धन लगा हुआ था बिस्तरों के अंदर, घरों के अंदर, तिजोरियों के अंदर, वो निकल के मार्केट में आ गया था और उसने मार्केट में मंदी उस तरह से नहीं आने दी। सामान की डिमांड बनी रही, मॉल धीमी रफ्तार से ही सही चलते रहे, पेट्रोल चलता रहा, बाकी काम चलता रहा। क्योंकि काला धन एक हमारे देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था है, जो सरकार के द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था से अलग अर्थव्यवस्था है। जो सरकार के द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था की आप चारों टांग भी तोड़ देंगे तब भी चलती रहती है। तो इसलिए ये काला धन जो है, ये सरकारों की आंखों में सबसे ज़्यादा चुभता है। काला धन सरकार के लिए ही अभिशाप होता है, समाज के लिए नहीं होता। तो अब इस मामले में क्या हुआ कि नोटबंदी की मोदी जी ने, और मकसद यही था कि एक बार काला धन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में नियंत्रण बेहतर हो जाएगा दुनिया पे, समाज पे। मोदी जी क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये आप भी जानते हैं। इसके पीछे भी जब नोटबंदी हुई थी तो जिस अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, उस अलायंस के बारे में कहा जाता है कि उससे प्रेरित था ये फैसला। उन लोगों ने मोदी सरकार को ये बताया था कि आप ऐसा करिए, डिजिटल भरिए, सारा डिजिटल। और उसी दौरान सब कुछ डिजिटल होना शुरू हो गया था। याद कीजिए, क्रेडिट कार्ड खत्म हो गए क्योंकि वो डिजिटल के बीच में अपना माल मांगते थे। सरकार चाहती थी केवल डिजिटल हो, उस पर सरकार का कंट्रोल हो। तो अब जब सारी चीज़ें डिजिटल होती जाएंगी तो उससे सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा, पहली चीज़। और पूरी इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी होने से होगा कि सरकार को बहुत माल मिलेगा टैक्स के तौर पे, इसलिए खुशी खुशी सरकार इसको अपना रही है। लेकिन दिक्कत ये आने वाली है कि जिस दिन अब ये जो डिजिटल करेंसी है तो सारी की सारी कंट्रोल में रहेगी, रिकॉर्ड में रहेगी। तो इसके रिकॉर्ड में रहने भर से जो रुपए के चलन है उसको ख़त्म करने की कोशिश होगी। और जैसे ही रुपए के चलन को ख़त्म करने की कोशिश होगी, सरकार का शिकंजा पैसे पे बढ़ता चला आएगा। क्योंकि अभी तक की सारी कोशिशें जो हुई हैं उसमें पैसा बना रहता है। छापे पड़ते हैं, देखिए गुलाबी नोट निकलते हैं, किसी का कमरा भर के निकल रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं। ये काला धन भले ही हो, लेकिन ये धन जब गिर रहे होते हैं, गर्त में होते हैं, तो लोगों का हाथ नहीं रुकता है, काम चलता रहता है। जिनके पास काला पैसा, उनके खर्चे नहीं रुकते हैं, भले ही मंदी आए या ना आए। ये सारी मंदियाँ, जब आपने देखा कि लॉकडाउन आया, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, लेकिन उस कोशिश के बावजूद फिर से खड़ा हो गया समाज। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि जो कच्चा चिट्ठा है उसमें जो लेन देन हो रहा है वो इस देश की ताकत है। और दुनिया की जो शक्तियां हैं, जो लोग पूरी दुनिया को एक जैसा देखना चाहती हैं, उनको ये कबूल नहीं है कि कुछ भी उनके नियंत्रण से बाहर हो। तो इसलिए बार बार इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने की कोशिश की जाती है। अब ये जो रुपया आया है, ये इकोनॉमी को फिर से फॉर्मल बनाएगा। और अब ये होगा कि जिसके पास भी रुपया होगा इसके अंदर होगा। और आगे का सपना सरकार का ये रहेगा, अभी तो नहीं लगता मुझे ऐसा होगा, कि 10-15 साल बाद जिस दिन जिसके चाहो सारे असेट्स जब्त कर लो। क्योंकि आपका सब कुछ होगा तो एक कोड के अंदर ही ना, आपका सारा धन आपके कोड के अंदर होगा। और महंगाई नियंत्रण करने के लिए भी आपका इन्वेस्टमेंट लाला जी की दुकान में जाए, कॉरपोरेट के आप शेयर खरीदिए, आप बैंक में पैसा मत रखिए। इसमें भी आसानी होगी क्योंकि बैंक धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। मेरा पैसा सीधे आपके पास बगैर बैंक के जा रहा है, तो बैंक की उपयोगिता कितनी रह जाएगी? बैंक के पास में आप रखोगे बचा हुआ पैसा, वो थोड़ा सा ब्याज देगा। अभी तो ऐसा है कि पैसा आ ही बैंक में रहा है, सैलरी भी बैंक में आती है, कोई भी पेमेंट बैंक में आती है, तो आप निकालो ना निकालो आपके हाथ में, उसके बाद पैसा सीधा आपके पास आ जाएगा हाथ में। जैसे कैश आए, जैसे सैलरी बंडल उठा के लाला जी आपको दे दें, ठीक वैसे ही कैश आपके हाथ में आएगा। तो आपको बैंक में वो पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पैसा पहले बैंक में ही आता था, अपनी ज़रूरत का निकालते थे तो बैंक के पास बहुत धाक थी।
और जब बैंक के पास पैसा होता था तो वहीं से आप बोरोइंग्स करते थे, लोन लेते थे। अब सरकार का जोर होगा कि आपके पास इतना सारा पैसा, इस पैसे को लगाइए, अंबानी जी के शेयर खरीदिए, अडानी जी के शेयर खरीदिए, टाटा के शेयर खरीदिए और किसी कंपनी के शेयर खरीदिए, पैसे को इन्वेस्ट करिए ताकि इस पैसे से बिजनेस हो और उस पैसे से बिजनेस होगा तो उससे कारोबार जनरेट होगा। ये लॉजिक ये लोग लेके चलते हैं। इसलिए पैसा आप अपने पास ना रखें, और अगर आप अपने पास पैसा रखेंगे तो आपको डिस्करेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे माइनस में भी इंटरेस्ट रेट कर देते हैं। और इस वाली करेंसी में, ई रुपये में, अगर वो माइनस में इंटरेस्ट रेट करना चाहते हैं तो उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो अपने सर्वर में रुपए की कीमत उतनी अपने आप कम कर देंगे। तो 2 रुपये 70 पैसे थे आपके अकाउंट में, अचानक पता चला 2 रुपये 69 पैसे हो गए हैं। आरबीआई ने आपके पैसे कम कर दिया। अब आप कहोगे भैया अपने पास पैसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, 69 हो जाते हैं, लगाओ लाला सेठ गिरधारी लाल की कंपनी में, कैपिटलिस्ट को रिच करो अपने पैसे से। ये कहीं ना कहीं विजन दिखाई देता है ई करेंसी के पीछे, और ये इसके प्रभाव दिखाई देते हैं। और एक बहुत बेसिक सवाल है कि हिंदुस्तान की 70% आबादी एकदम आम है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं, तो वो लोग इस लेन देन को कैसे करेंगे? तो आप कहोगे कागज़ का नोट थोड़ी जा रहा है, लेकिन अब आने वाला समय यही तय करेगा। अगर आप बार बार परेशान करोगे, आप ज़्यादा खेलना शुरू करोगे इस करेंसी से, इसको करेंसी की तरह नहीं रखोगे, तो लोग कागज़ के नोटों की होर्डिंग शुरू कर देंगे। यानी कागज़ का नोट लोग अपने पास रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे कि हाल के समय में जब बैंकों में जमा करने, निकालने में सरकार ने बहुत सारा चार्जेस लगा दिए, इस पर भी चार्ज, तो लोगों ने कहा भैया पैसे कैश हैं तो मैं बैंक में जमा नहीं करूँगा, पैसे अपने पास ही रखूँगा, क्योंकि पैसे मैंने बैंक में जमा कर दिए तो निकालने के पैसे देने पड़ेंगे, जमा करने का झंझट है। इसलिए पैसे अब ऐसे ही आने वाले समय में लोग कैश की भी होर्डिंग करने लगेंगे। और अगर आप ज़्यादा परेशान करोगे तो लोग ये करेंगे, सोना खरीद लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए सरकार हो सकता है ज़्यादा परेशान ना करे। सरकार भी तो समझती है कि भाई एकदम से बम नहीं गिराना है, लेकिन 10-15 साल के अंदर ये पक्का मान के चलिए कि ये जो कागज़ का रुपया है ना, ये ना के बराबर रह जाएगा। अब ये सारी कहानियाँ हैं जो ऑफिशियल कहानी सरकार बताती है, दूसरे जो समर्थक बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इसलिए है कि नोट छापना पड़ता है, नोट की छपाई की कीमत आती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर नोट को ट्रक पे लादना पड़ता है, फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होता है, उसकी हैंडलिंग होती है, बैंकों को रखना वखना ये करना पड़ता है, इसलिए करें। लेकिन अगर आप ये बंद कर देंगे तो आप धीरे धीरे सोचिए कि बैंक वालों की नौकरी का क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर के रोज़गार का क्या होगा, बैंक क्या चरमरा नहीं जाएंगे, कोलैप्स नहीं कर जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य दे सकता है। लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। जो नोट के अंदर चिप वाले जो चैनल्स हैं वो आपको नहीं दे पाएंगे। अगर आप इस जानकारियों से, इस मेहनत से प्रभावित हुए हों तो अपने दोस्तों को भी प्रभावित होने का मौका दें, वीडियो को शेयर कर डालें। जितना जितना वीडियो शेयर करेंगे लोगों के अंदर एक जागरूकता आएगी, जो हमारा मकसद है। नमस्कार, जय हिंद।